हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। यानी कि हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह से ये समाज में आ जाता है और किस तरह से भेदभाव की जो नींव है वो कहीं ना कहीं बच्चों के जन्म के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि लड़कियों को अलग तरीके से उनकी परवरिश होती है, लड़कों की अलग तरीके से परवरिश होती है। शुरू से ही उनको ये बता दिया जाता है कि तुम लड़कियां हो, तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम लड़के हो, तुम्हें एडजस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर की एमसीक्यू वाली जो वीडियो है वो अलग से नहीं आएगी। मैं इसी चैप्टर के लास्ट में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी। ठीक है, अलग से नहीं आएगी। इसी चैप्टर के इसी वीडियो के लास्ट में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे विद प्रूफ की सीटेट में कहाँ 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 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और हर साल आपको इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं देखा है इसी बुक का, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू वाली भी। आपको जो भी देखना है आप देख सकते हो। 6th, 7th और 8th क्लास की एक ही प्ले लिस्ट है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही प्ले लिस्ट है। तो पहले मैंने 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी कराई है, फिर 6th की कराई है और अब मैं 7th की करा रही हूँ। तो आपको जिस भी बुक का जो भी चैप्टर देखना है तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो साइड में प्ले लिस्ट लगी हुई है ये है 6 से और आपकी 10 क्लास एनसीईआरटी तक की। आपको इनमें से कोई भी बुक पढ़नी है, कुछ भी आपको देखना है, तो आप मेरा चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं वो हम देखेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सार दे रखा है इसमें। ठीक है, तो देखो, लिंग या जेंडर से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको इस पूरे चैप्टर का सार इस एक पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिससे आप सभी अक्सर सुनते होंगे। बहरहाल यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम इसका हमारे जीवन से खास लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है लिंग या जेंडर से हमारा कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और हम प्रशिक्षित कार्यक्रम में ही इनकी चर्चा सुनते हैं। यानी कि जब ट्रेनिंग वगैरह होती है तभी हमें इससे संबंधित होता है, सुनने में आता है। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन की रोज ही इस सत्य का अनुभव करते हैं। यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं, कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं। यानी कि जो भेदभाव है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे साथ, और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो समाज ने नियम बना रखे हैं पहले से ही जेंडर के आधार पर कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे, हम उसी आधार पर चल रहे हैं। हम अपना कुछ भी नहीं दिमाग लगा रहे हैं। जिंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अत्यंत अतः इसके आधार पर ही तय होता है। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। परिवार से कैसे बनती है? देखो, जब लड़कियां छोटी होती हैं तो लड़कियों को खिलौने के लिए गुड़िया दिलाई जाती है। अब वो जन्म से तो गुड़िया कहना नहीं सीखती हैं कि हाँ मुझे टॉय के रूप में गुड़िया चाहिए। ठीक है, लेकिन दिलाते हैं उनको गुड़िया। और लड़कों को क्या दिलाया जाता है? लड़कों को दिलाया जाते हैं कार है, बंदूक है, इस तरह के खिलौने दिलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार से ये चीज स्टार्ट होती है। फिर समाज में भी ये होता है कि लड़कियां हैं तो आप धीरे बात करो, चिल्लाओ मत, ज्यादा गुस्सा मत करो, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। ये सारी चीजें हम समाज और परिवार में देखते हैं। ठीक है, यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिका निभाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं, वह स्वाभाविक है कि वह पहले से ही तय है। यानी कि पहले से ये तय होता है कि लड़कियों को किस तरह का होना चाहिए, लड़कों को किस तरह का होना चाहिए। तो जैसा हमें परिवेश मिलता है जन्म के बाद, ठीक है, तो हम वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं। वास्तव में ये भूमिकाएं दुनिया भर में विभिन्न विभिन्न समुदाय के लिए अलग अलग होती हैं। अतः लिंग बोध से हमारा आशय है कि उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है, यानी कि बहुत पहले से, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी प्रवृत्ति चली आ रही है, कोई भी संस्कृति में कोई भी चीज चली आ रही है, वो जैसे लड़कियां ही खाना बनाती हैं, तो ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को ही खाना बनाना है, लड़के किचन में नहीं जाएंगे, लड़कों को बाहर कमाने ही जाना है, लड़के घर में नहीं रह सकते। तो ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लड़के भी घर का भी काम कर सकते हैं और लड़कियां बाहर का भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सुबह उठे, थोड़ा थोड़ा घर का काम करें, फिर वो ऑफिस जाए। ठीक है,
फिर देन घर आके फिर थोड़ा थोड़ा काम निपटाएं, तो ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, समाज को इस तरह से ही एडजस्ट किया गया है कि अगर बच्चों को देख रेख करनी है तो माँ ही करेगी, मतलब महिला ही करेगी, पुरुष नहीं देखेगा। अगर बाहर का कुछ काम है तो पुरुष ही करेगा, महिलाएं नहीं करेंगी। तो ये जो धारणाएं बनाए रखी हैं, बहुत पहले से चली आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं, जिससे हमारी संस्कृति ने हमारे लिंग और स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री पुरुष के बीच शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो असमानता है ये कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है हमारे पालन पोषण से ही। ठीक है, जब हमारा पालन पोषण हो रहा है तब से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत ये चलती रहती है। देखो ये वाला जो शब्द है ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में, रूढ़िबद्ध धारणाएं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होती है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता भी दिया है। आगे के 2 अध्याय हमारे समाज की लैंगिक कल्पनाओं को बिना इस शब्द का प्रयोग किए हमारे सामने रखते हैं। अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि विभिन्न शैक्षिक पद्धतियां जैसे कहानियों की प्रस्तुति, विशेष अध्ययनों पर बातें और शिक्षा में गतिविधियां, तथ्य की व्याख्या और चित्र की समीक्षा के मध्य से वे अपने जीवन में अपने आसपास के समाज पर विचार करें और सवाल करें। जेंडर शब्द के आने का अक्सर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं कि केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा है। ठीक है, देखो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज कही है कि जहां भी जेंडर शब्द का मतलब आता है वहां क्या सोचा जाता है कि केवल लड़कियों पर ही अत्याचार हो रहा है या फिर लड़कियों के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि जेंडर से संबंधित जो असमानता है या जो भी प्रॉब्लम है वो किनको है, केवल लड़कियों को है, लड़कों को नहीं है। देखो लड़कों को अलग टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे लड़कों को, अब लड़कियों के पास चॉइस होती है कि वो घर का काम करें भी कर सकती हैं और वो बाहर का काम भी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन लड़कों के पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर वो कमाने नहीं जाएंगे तो कोई भी उनको बैठा के नहीं खिलाएगा, उनके घर वाले हैं कोई भी है, उनको कमाने जाना ही है, हर हाल में उनको कमा के लाना ही है। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है या एक जेंडर असमानता है। जैसे लड़कियों को कुछ भी दुख हो रहा है तो वो रो सकती हैं, है ना, लेकिन अगर लड़के रोते हैं तो उनको क्या बोल दिया जाता है कि लड़के होके रो रहे हो, कितनी गलत बात है, लड़के नहीं रो सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये दोनों पर ही थोपी जा रही है, लड़कों पर भी थोपी जा रही है, लड़कियों पर भी थोपी जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ ही कुछ कुछ चीजें गलत हो रही है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसलिए इन अध्यायों में इस बात की सावधानी रखी गई है कि केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी जेंडर की चर्चा में सहभागी होंगे। नेक्स्ट है इसमें अध्याय 4 में 2 विशेष अध्ययनों, इसी चैप्टर में 2 केस स्टडी दी गई है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी उनके बारे में, जो अलग अलग समय और स्थान से संबंधित हैं और हमारे सामने यह बात रखती हैं कि लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं कहाँ से शुरू हो जाता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे जन्म के बाद से ही भेदभाव शुरू हो जाता है और उनकी सामाजिक भिन्नताएं कैसे रूप ले लेती हैं, ये सारी चीजें हम इस केस स्टडी से देखेंगे। ये उदाहरण छात्र छात्राओं को यह समझने में सहायता देंगे कि समाजीकरण, ठीक है, ये वाला शब्द बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता। समाजीकरण का मतलब है कि जब बच्चा घर के बाहर निकलता है, ठीक है, जब बच्चा घर के बाहर निकलता है तो जैसा वो परिवेश देखता है वैसा ही उसके अनुरूप वो ढल जाता है। जैसे आपके आस पड़ोस में लड़कियां जींस पहन रही हैं तो आप भी पहन रहेंगी, क्योंकि आपने देख लिया कि पहन रही हैं वो। लड़कियां लड़कों के साथ खेल सकती हैं आपकी सोसाइटी में तो आप भी खेलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना गलत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है, घर से बाहर जो भी चीज बच्चा देख रहा है सीख रहा है ना। देखो बच्चा हर समय कोई ना कोई एक चीज सीख रहा है, बड़े लोग भी हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब क्या है, हम सीख रहे हैं। अब हम बड़ों से आप कहना है, छोटों से तुम कहना है, ये सारी चीजें हम कहाँ से सीख रहे हैं, समाज से ही सीख रहे हैं ना। अगर हम बाहर जाके किसी का नाम लेंगे तो जो भी होगा वो कहेगा कि नहीं मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मेरा नाम नहीं ले सकते, आपको मेरे से आप करके बात करनी है। ठीक है, या भैया कहना है, या मेरे से बहन बोलना है, या मेरे से अंकल बोलना है। इस तरह से क्या है, ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, एक समाजीकरण है। ठीक है, यानी कि बाहर से हम जो भी सीख रहे हैं वो क्या है, समाजीकरण। वह समाज से निर्धारित होता है और इससे समय के साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है। ठीक है, ये अध्याय हमें यह भी बताएगा कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती हैं, कैसे इनके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यही
से भेदभाव और असमानता की शुरुआत होती है। एक चित्रित कथापट के यानी कि एक कहानी दे रखी है के माध्यम से बच्चे घर के तमाम कामों पर विचार करेंगे जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, वे विचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता या फिर उसे अवमूल्यित किया जाता है। यानी कि ये समझा जाता है कि जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं वो कुछ कर ही नहीं रही हैं और जो महिलाएं बाहर जाकर जॉब कर रही हैं वो वाकई में काम कर रही हैं। ठीक है, यानी कि घर की जो महिलाएं पूरे दिन लगी हैं, सुबह 6 बजे से, मोस्टली महिलाएं सुबह 6 बजे से काम पर लग जाती हैं। खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, उसके बाद घर की साफ सफाई है, कपड़े धोना है, ये सारी जो काम वो कर रही है उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, कह दिया जाता है कि महिलाएं घर में रहती हैं और कुछ काम नहीं करती हैं, वो कुछ पैसे नहीं कमाती हैं। तो इन सब चीजों पर यहाँ पर ये बात कही जाएगी। ठीक है, अब अध्याय 5 के बारे में यहाँ पर लिख रखा है तो हम इसको नहीं देखेंगे, अध्याय 5 जब पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। ठीक है, देखो नीचे यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको ऊपर समरी पढ़ाई है, उससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों होता है या महिलाओं के काम की कीमत क्यों नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सारी चीजों को नहीं पढ़ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है जिसके बारे में ऊपर बोल रखा था कि 1920 के दशक में साओमोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, यानी कि साओमोआ एक द्वीप है 1920 के दशक में। वहां पर क्या है, साओमोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। सोमाओ समाज में किए गए अनुसंधान यानी कि रिसर्च की गई और वहां की रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, वहां पर पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी। वहां पर क्या था कि बड़े बच्चे और व्यक्ति से बहुत सी बातें सीख जाते थे। जैसे छोटे बच्चे जो होते थे, देखो मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है, मैं आपको बता रही हूँ इसको। ठीक है, इसको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या था कि इसमें जब मतलब जो बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, जैसे 6-7 साल के हो जाते हैं, तो वो छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को खिलाते हैं। फिर क्या होता है, जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो लड़कियों को घर का कामकाज सिखाया जाता है। जब लड़के बड़े होने लगते हैं तो वो अपने चाचा या अपने पापा के साथ मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। मेन यहाँ का जो व्यवसाय है वो मछली पकड़ना है। ठीक है, इस द्वीप का। तो लड़के जो होते हैं वो मछली पकड़ने जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो काम पूरी तरह से सीख लेते हैं मछली पकड़ने का, और जो लड़कियां हैं वो घर घर चलाना सीख लेती हैं, मतलब घर का सारा काम सीख लेती हैं, बच्चों को पालन पोषण करना सीख लेती हैं। ठीक है, क्योंकि अपने छोटे बहन भाई हैं या अपने चाचा के बच्चों को खिला रही है, अपने भाई के बच्चों को खिला रही है, तो उनको बच्चों को संभालना आ जाता है। तो इस तरह से वो बड़ी होती हैं। बाद में जब वो लड़कियां जो 14-15 साल की हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो भी फिर मछली पकड़ने जाती हैं, अपने पिता के साथ या अपने भाइयों के साथ जाती हैं। और मेन काम जो होता है वो लड़के ही करते हैं, लड़कियां उनकी केवल हेल्प करती हैं। ठीक है, यानी कि जो काम का बंटवारा है वो उनका बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कि लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते हैं। ठीक है, अपनी मम्मी से, दादी से, चाची से, सबसे वो सीखती हैं घर का काम। धीरे धीरे बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, ये सारी जिम्मेदारी लड़कियों को दी जाती है। और लड़कों को क्या किया जाता है, लड़कों को मछली पकड़ने के लिए अपने साथ वो ले जाते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। तो भेदभाव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जन्म से ही स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमें यही दिखाता है। नेक्स्ट एक स्टडी दे रखी है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में एक स्टडी की गई। उसमें क्या था कि लड़कियां और लड़के जो थे वो दोनों स्कूल जाते जाते हैं। ठीक है, अब लड़कियां जो है वो स्कूल जा रही हैं और एक पतली सी गली से स्कूल जा रही हैं और फिर स्कूल में पढ़कर वो सीधे ही घर आ रही हैं। ठीक है, वो ना स्कूल में खेलती हैं ना गली मोहल्ले में खेलती हैं। जबकि लड़के क्या है, छुट्टी हो गई है, उसके बाद वो लड़कियों को वहां खड़े होकर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट पास करने का ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो डरी सहमी सी हैं, वो ग्रुप में चल रही हैं ताकि उनसे कोई लड़का कुछ गलत ना बोल दे। ठीक है, बाद में वो लड़के क्या कर रहे हैं, उसी गली में साइकिल चला रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देती हूँ तो आपको पता रहेगा कि इसमें क्या लिखा है। उनके स्कूल के बीच एक आंगन था, यानी कि लड़का और लड़कियों के जो स्कूल था उसमें एक आंगन होता था जहां से वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। ठीक है, स्कूल में वो खेल रही हैं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। ठीक है, मतलब लड़कियों को देखने का काम था उनके पास। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां गंभीर दिखती थी, यानी कि ये हंसी ठटोले ये सब नहीं करती थी, शांति से जा रही है लड़कियां निकलकर। यह बात लड़कों से अलग थी, मतलब लड़के हंसते खेलते जा रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं
और लड़कियां जो है वो बिल्कुल गंभीरता से जा रही हैं अपने घर सीधी। जो सड़कों को अनेक कामों के लिए प्रयोग करते थे, अब लड़के क्या क्या काम करते थे सड़कों पर, यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताना, ठीक है, दौड़ना सड़कों पर, और खेलना सड़कों पर, साइकिल चलाना, ठीक है, ये सारी चीजें करते थे। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी, जबकि लड़के ये सारी काम कर सकते थे। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में ये डर रहता था कि उन्हें कोई छेड़ ना दे या फिर उन पर कोई हमला ना कर दे, इसलिए वो लड़कियां क्या करती हैं, वो ग्रुप में चलती हैं। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं। प्राय हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, एक तरीके से नहीं होते हैं। अब देखो कितना अंतर है, लड़कों को कितनी छूट दी गई है कि वो सड़क पर कुछ भी कर रहे हैं, और लड़कियों को नहीं दी गई है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों को भी छूट देनी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि लड़कों को भी लगाम में रखना चाहिए। लड़कियों को पर भी जो अनुशासन है वो लड़कियों के लिए भी सही है, लड़कों पर भी होना चाहिए। ये समाज में बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं, चोरी है, डकैती है, जो अपराधी बन रहे हैं बच्चे, देखो अपराधियों में ज्यादातर लड़के होते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम 70%, 60% अपराधी लड़के होते हैं, और 30% लड़कियां भी होती हैं अपराधी, ठीक है। आजकल जेलों में लड़कियां भी मिलती हैं, तो मतलब लड़कियां भी अपराध करती हैं। तो ये छूट कहाँ से दी जा रही है, घर से ही दी जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में अगर लड़के ही अपराधी बन रहे हैं तो उसका क्या कारण है, कि घर से उन्हें छूट मिली हुई है, वो घूम रहे हैं, छुट्टी हो गई है लेकिन वो टाइम पे घर नहीं पहुंच रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा तुम टाइम पे घर क्यों नहीं आ रही हो। तो ये गलत है ना, आप खुद ही अपने बच्चे को संभाल रहे हो। केवल लड़कियों को सुधारने से समाज नहीं सुधरेगा, लड़कों को भी लगाम लगाना पड़ेगा, ठीक है। लड़कों से भी ये पूछना पड़ेगा कि अगर छुट्टी 12 बजे हुई है तो आप 12:30 बजे तक घर क्यों नहीं आए हो, क्या दिक्कत है, क्यों घूम रहे थे ऐसे ही, ठीक है। खेलने की बात है तो आप पार्क में खेलिए या अपने दोस्तों के साथ घर से पूछ कर जाइए, और जितने समय के लिए आप जा रहे हैं उतने समय खेलने के बाद आप घर वापस आइए। तो ये जो अनुशासन है केवल लड़कियों के लिए नहीं होना चाहिए, लड़कों के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन दोनों के लिए होना चाहिए, समाज के लिए वही चीज अच्छी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऊपर के दो, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्ग से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था, ठीक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा सा चेंज आता है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है, बिल्कुल सही है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है, ये भी सही है। उन्हें खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं, लड़कों को प्रायः कारें दी जाती हैं, ठीक है, और लड़कियों को गुड़िया दी जाती हैं। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक होते हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं, ठीक है, मतलब जन्म से उनको बताया जाता है कि तुम लड़कियां हो और तुम लड़के हो। नेक्स्ट देखते हैं, खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। जैसे अगर लड़कियों को क्या दिया जाता है, गुड़िया, यानी कि उनको बड़े होकर बच्चे संभालना है, गुड़िया संभालने की आदत पड़ जाएगी, फिर वो बच्चे संभालने की आदत आ जाएगी, ठीक है। लड़कियां क्या खेलती हैं, घर घर खेलती हैं, यानी कि बड़े होकर उनको क्या करना है, घर घर का ही काम करना है। और लड़कों को क्या दिया जाता है, गाड़ी है, बाइक है, इस तरह की चीज दी जाती है खिलौने में कि बड़े होकर आपको ये घर की बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। तो ये क्या है, एक तरह से ये अंतर है जो बच्चों के मन में शुरू से ही घुसा दिया जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेल सकते हैं, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ठीक है। यह सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशेषताएं, भूमिकाएं होंगी। बाद में उनके जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों और व्यवसाय को चुनने पर भी पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लड़कियों को पहले से ये धारणा बनी हुई है कि उनको क्या करना है, घर का काम करना है। देखो यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो घर का काम करती हैं महिलाएं उनका भी मूल्य होता है। मेरा काम काम नहीं, मेरी माँ काम नहीं करती, ठीक है। एक लड़की कह रही है कि मेरी माँ काम नहीं करती, वो क्या है, ठाली है, घर पर ही रहती है, ठीक है। तो क्या ये कहना सही है या गलत है। अब इस पूरी कहानी में ये बताया गया है कि एक लड़की है, वो बोल रही है, माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, यानी कि वो स्कूल के साथ टूर पर जा रही हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े बड़े की जरूरत है, जरूरत है, क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं। वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसा समय पर हमारे साथ चलती है क्योंकि वह कोई काम नहीं करती, ठीक है। उन्होंने कितनी आसानी से बोल दिया कि हरमीत की माँ कोई काम नहीं करती। सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, उसकी मम्मी बोल रही है, तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर घर भर का सारा काम करती हैं, ठीक है। हाँ पर वो कोई काम तो नहीं है, वो तो बस घर का ही काम है, ठीक है। ओ क्या ये वाकई ऐसा है, ऐसा ही सोचती हो। चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वह खुद क्या सोचती हैं, ठीक है। अब वो जा रही हैं उन महिला के घर
जो सुबह 5 बजे से घर के काम में लगी रहती हैं, ठीक है। हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है, पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है, ठीक है। उस लड़की ने दोबारा से बोला कि मेरी माँ कुछ काम नहीं करती है, वो तो घर पे ही रहती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं कर लेती? यानी कि ये जो महिला थी, ये महिला जो अपनी बेटी से बोल रही, बात कर रही थी कि भाई तुम जो जसप्रीत है उनके लिए तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती कि वो कुछ काम नहीं करती है, इसलिए उसकी मम्मी हमारे साथ जाती है घूमने के लिए, क्योंकि मैडम कहती है कि एक पेरेंट्स को भी लेके जाना है घर से, एक लड़कियों के ग्रुप को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो एक टीचर जा रही है और एक घर का कोई मेंबर जाएगा ग्रुप में। जो लड़कियां हैं उनमें से किसी की एक की मम्मी जाएगी, तो वो कह रही है कि मम्मी आप चलो, वो कह रही है कि नहीं मुझे तो कल ऑफिस जाना है, मैं नहीं जा रही। तो वो कह रही है कि हर बार ना उसकी मम्मी जाती है, हरप्रीत की मम्मी जाती है, ठीक है। हरप्रीत की मम्मी जाती है क्योंकि उनको कुछ काम नहीं है, वो घर का काम करती हैं। अब वो हरप्रीत के घर गए, उन्होंने कहा कि ये जो ऐसा सोचना है कि वो कुछ काम नहीं करती हैं इसलिए वो जा सकती हैं, क्या ये सही है? तो उन्होंने बोला, जो ये वाली महिला थी, इन्होंने बोला जो हाउस वाइफ है उनसे कि आप जब कुछ काम करती ही नहीं हो तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, कुछ काम ही नहीं करती हो तो आराम करो, क्या हो गया? तो आगे की कहानी है, वाह कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर काम करेंगे, बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। बच्चे खुश हो गए कि ठीक है, एक एक दिन की मम्मी की छुट्टी, कोई काम नहीं है, आराम से आप रेस्ट करना, क्योंकि आप कुछ काम करती नहीं हो। बच्चों के दिमाग में भी ये चीज घुसी होती है कि मम्मी कुछ काम नहीं करती, पापा ही काम करते हैं, ठीक है। अगली सुबह 7:30 बजते हैं और वो जो छुट्टी पर थी वो हड़ताल पर है एक दिन की पर, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया सुबह उठ के। अब वो जो उस घर का मेल है वो काम कर रहा है, यानी कि वो आदमी है, उनका जो पापा है बच्चों का, वो काम कर रहा है। ना नाश्ता उससे बनाया गया, इस पूरी कहानी में ये है, ना वो नाश्ता ठीक से बनाया गया, ना बच्चे समय पर स्कूल जा सके, ठीक है, ना कुछ भी काम हुआ। महिला, क्योंकि महिला ने उस दिन कुछ काम नहीं किया, और ना बच्चे स्कूल जा सके टाइम पर, और ना जो पुरुष है वो अपने ऑफिस जा सका, और ना खाना टाइम पर बन पाया, ठीक है। अब जब वो जा रहा है अपने ऑफिस, पुरुष, तो महिला कह रही है कि अरे हाँ, सुबह का काम तो कुछ नहीं हुआ, अब ये पूरा घर फैला हुआ है, ये भी समेटना है आपको। और ये एक बात और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि शाम को चाचा चाची आ रहे हैं, तो रात को उनका खाना भी बनाना है। तो अब उस पुरुष को ये एहसास हो रहा है कि नहीं भाई, ये बहुत काम करती है सुबह से उठकर, हम इसके काम को कहीं भी काउंट नहीं करते हैं, तो ये हमारी गलती है, ठीक है। मतलब हमें इसके काम का भी सम्मान करना चाहिए, सुबह उठकर कितना काम करती है। आज इसने काम नहीं किया तो ना तो बच्चे समय पर स्कूल जा सके, ना समय पर चाय पीने को मिली, ना नाश्ता खाने को मिला, ठीक है, और ना ही मैं सुबह ऑफिस समय पर जा सका। तो हम सब लोग टाइम पर सारे काम करते हैं, किसकी वजह से? घर की जो महिला है उसकी वजह से, ठीक है। अगर आप मम्मी सुबह को ना उठे तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? जा ही नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें कहा गया, अधिकांश समाजों में जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आइए देखें कि पुरुष और स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसी, ठीक है, यानी कि भेदभाव क्यों होता है। घरेलू काम का मूल्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार सीटेट में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम, मतलब जसप्रीत महिला का नाम है, ठीक है, जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था, ठीक है। उस उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है, ये सारी दुनिया में होता है, ठीक है। क्योंकि जो महिलाएं वो घर से संबंधित देखभाल करती हैं, है ना, परिवार का ध्यान रखती हैं, विशेषकर बच्चों का ध्यान रखती हैं, बुजुर्गों और बीमारों का ध्यान रखती हैं, फिर भी हमें हमें ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई काम नहीं है और घर के काम का हम कोई महत्व नहीं जानते हैं, ठीक है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियां हैं, स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके काम के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, जो कि एक गलत बात है। अगर किसी भी घर में महिलाएं हाउस वाइफ है, यानी कि वो केवल घर का ही काम करती हैं, वो बाहर नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं है ना, घर का ही काम इतना ज्यादा हो जाता है, तो पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि भाई ये बाहर नहीं जा रही है कमाने, क्यों? क्योंकि ये घर संभाल रही है, तो उनको भी जेब खर्च के लिए कुछ पैसे देने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना मन का कुछ कर सके। अपनी सैलरी के हिसाब से 10%, 5%, जितना भी संभव हो सके उतना उनको, महिलाओं को देना चाहिए कि भाई तुम अपने किसी भी काम में इन पैसों को खर्च कर सकते हो, ताकि महिलाओं को भी अच्छा लगे, महसूस हो कि हाँ ये मेरा अपना घर है, अगर मैं काम कर रही हूँ इस घर में तो मैं अपने आजादी से भी कुछ खरीद सकती हूँ, कुछ खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, पहन सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे हमें फील होता है कि हाँ हम भी कुछ है, ठीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और देखो, हर महिला की मैं बात बताऊं, हर महिला घर से बाहर काम करने नहीं जा सकती। अब आप मेरी ही बात कर लीजिए,
मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं बाहर काम करने नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं बच्चों के प्रति, घर परिवार के प्रति। अगर मैं बाहर जाऊंगी काम करने 6-7 घंटे, कम से कम 6 घंटे, 8 घंटे अगर मैं बाहर जाऊँ, तो उतने मैं पीछे से बच्चों को कौन देखेगा, ठीक है, कौन बच्चों को खाना खिलाएगा, स्कूल से लेके आएगा, बहुत सारी चीजें, होमवर्क कराएगा, बहुत सारी चीजें, हर चीज नहीं बता सकते यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ के काम की कोई मूल्य ना हो, तो हमें हाउस वाइफ का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम भेदभाव इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। उपयुक्त कहानियों में केवल हर मीत की माँ ये घर का काम नहीं करती है, काफी सारी काम मंगला भी करती है। मंगला मतलब उनके यहाँ एक काम वाली है, वो भी करती है, जो उनके घरेलू काम में मदद करने के लिए लगाई गई है। बहुत सारे घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि घर की साफ सफाई है, या कुछ भी, अपने बर्तन धोना है, खाना पकाना है, बच्चों को संभालना है, बुजुर्गों की देखभाल के लिए लगाया जाता है काम पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में ही बताया जा रहा है, कुछ विशेष नहीं है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, देखो ये मिलानी नाम की एक महिला है जो घर का काम करती है, उसकी फोटो है और उसकी बेटी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि जो घर का काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो घर पर काम करने के लिए आती हैं, उनके काम का कोई मूल्य क्यों नहीं है, ठीक है। ये इसमें कहा जा रहा है। यहाँ पर ये यही चीजें है कि जो घर पर काम करती हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। जैसे घर में नौकरानी काम करने के लिए आती है, कोई भी मेड हेल्प करने के लिए आती है, जैसे बर्तन मांज रही है या पोछा लगा रही है, तो उनका लोग सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है। जब वो जितने पैसे ले रही है उतना वो आपको काम भी करके दे रही है, तो बाकी के काम का सम्मान है। अगर पुरुष बाहर काम करने जा रहा है, उसका सम्मान है कि भाई ये हालत थका आया है, काम करके आया है, या कोई भी काम कर रहा है। लेकिन जो महिलाएं, जो मेड होती हैं, उनका सम्मान क्यों नहीं है, उनको ठीक से खाने को, पीने को, ये सब क्यों नहीं दिया जाता है। उसमें ये कहा गया है कि वो पहले जहाँ काम करती थी, उनकी जो मालकिन थी, वो उनको केवल 2 रोटी देती थी, सुबह 2 रोटी, शाम देती थी। अगर वो तीसरी रोटी मांगते थे तो उनको नहीं देती थी, जबकि वो पूरे दिन उनके ही घर का काम करते थे। उसके बाद में उनको पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता था। ऊपर से उनके साथ ये अत्याचार किया जाता था कि जो जब ठंड का मौसम आता है, तो उनको घर में चप्पल नहीं पहनने दी जाती थी, क्योंकि वो सर्वेंट थे, ठीक है, क्योंकि वो घर के नौकर थे, इसलिए उनको चप्पल पहनने के लिए नहीं दी जाती थी और उनके पैर सूज जाते थे। तो ये कितना अपमानजनक है, और उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है, उनको बहुत गंदा फील होता था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस पैरा में बोला गया है, वास्तव में जिसे हम घर का काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इसमें से कुछ काम बहुत ही शारीरिक श्रम श्रम लगता है, और ग्रामीण और शहर क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। मतलब ये भी तो एक काम है कि वो मटके में पानी भर के ला रही है ना। कई गाँव में पानी की सुविधा नहीं होती, वो क्या करती हैं, नदी से पानी भरकर लाती हैं घर के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों पुरुषों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई, झाड़ू, ये सब काम के बारे में बोल रखा है इसमें। नेक्स्ट इसमें बोल रखा है, भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि आमतौर पर यह सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। वही महिलाएं भी काम करती हैं, लेकिन सोचा क्या जाता है कि केवल पुरुष ही काम करते हैं। जैसे महिलाएं पानी लेके आ रही हैं, तो वो भी तो थकेंगी ना। 1-2 किलोमीटर दूर से वो पानी लेके आती हैं, 20-20 लीटर पानी लेके आ रही हैं, 2-2 मटकी भर के लाती हैं। ऐसा नहीं है ये सब पुराने जमाने में होता था, आज भी हो रहा है हमारे देश में। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी की पीने की सुविधा नहीं है, वो इस समस्या से गुजर रही हैं महिलाएं। और वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, और जो बुजुर्ग महिलाएं, उनका काम ही ये है कि उनको पानी लेके आना है नदी से या तालाब से, जो भी उनके पास में है वो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, घरेलू और देखभाल के कामों को एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है कि इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के काम और बाहर के कामों को जोड़ दें, तो हमें पता लगेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, ठीक है। यानी कि जो महिलाएं बाहर काम करने जा रही हैं, यानी कि जो बाहर की जॉब कर रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो घर का भी थोड़ा सा काम करके जाती हैं, सुबह फिर ऑफिस जा रही हैं, फिर आके भी थोड़ा सा काम कर रही हैं। तो उनके पूरे काम की कैलकुलेशन करी जाए और पुरुषों के काम की कैलकुलेशन की जाए, तो महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें तालिका में दे रखा है कि जो पुरुष हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं और महिलाएं कितने घंटे काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये तालिका के माध्यम से समझाने की कोशिश है, और आप समझ सकते हैं इस तालिका को पढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, महिलाओं का काम और समानता। देखो इस पैरा से सीटेट में क्वेश्चन आया था, तो इस पैरा को आप अच्छे से समझना। जैसा कि हमने देखा महिलाओं के घरेलू और देखभाल
के कामों को कम महत्व देना एक पुरुष और परिवार का ही मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भी भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत और परिवार स्तर पर नहीं है, यानी कि इस भेदभाव को खत्म करने के लिए केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और ये सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो सरकारों की है। ठीक है, अब सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो हमें देखना है। वर्ण शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए, शासकीय स्तर पर यानी कि सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, महिलाओं के बारे में। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में लिंग भेद यानी कि लड़का और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है उसके बारे में किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है, यानी कि ये जो भेदभाव हो रहा है इसको कम करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। ठीक है, ये बात सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि घर का काम कौन करती है, महिलाएं करती हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। ठीक है, जिन घरों में काम ज्यादा होता है उन घरों में क्या होता है, लड़कियों को पढ़ने के लिए मना कर दिया जाता है ना। इससे यही निश्चित होता है कि महिला घर के बाहर काम कर सकती हैं और यदि करेंगी तो किस प्रकार काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश में कई गांवों के में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है। अब आंगनबाड़ी और बालवाड़ियों में क्या है कि अगर कोई महिला जॉब करना चाहती है तो अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में छोड़कर वो जा सकती है। ठीक है, यानी आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी जो संस्था है वो उनके बच्चों की निःशुल्क देखभाल करेगी, यानी कि फ्री में वो देखेगी, है ना। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 जुलाई में ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, 2024 में ही आया, अभी मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। जिसके तहत अगर किसी कंपनी में या किसी संस्था में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रैच की सुविधा देनी होगी। ठीक है, क्रैच समझते हो गए आप। उसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है क्रैच में, और जितनी देर उनकी मम्मी किसी भी कार्यस्थल पर काम कर रही है, कहीं भी वो जॉब कर रही है, जितनी देर वो जॉब करेंगी उतनी देर उनके बच्चों को रखा जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा। ठीक है, दूध की सुविधा, फल, सब कुछ होता है वहां पर और बच्चों को दिया जाता है। प्लस बच्चों को कुछ एक्टिविटी सिखाई जाती है, कुछ पढ़ाई लिखाई का भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। ठीक है, और अपने देश में ये आंगनबाड़ियां जो है वो काम करती है। आप इसमें आंगनबाड़ी में बच्चों को भेज सकते हो। बालवाड़ियों की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाएं काम पर जाकर काम करने में सुविधा होगी और जिससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये जो आंगनबाड़ी है इसमें बच्चों को छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगी, जो घर की बड़ी लड़कियां हैं जिनको पढ़ने से मना कर दिया जाता है कि भाई तुम अपने भाई के बच्चों को कौन संभालेगा अगर तुम चली जाओगी, या छोटे बहन भाइयों को कौन खिलाएगा अगर तुम स्कूल चली जाओगी। ठीक है, और बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि पहले तो बहुत ही ज्यादा होता था कि गांव देहात में कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बड़ी लड़कियों की जिम्मेदारी है उनको पालना, उनको खिलाना, सारी चीजें करेगा कौन, घर की बड़ी लड़कियां करेंगी। तो बड़ी लड़कियां कभी भी पढ़ लिख नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी में उन बच्चों को भेज दिया जाए ताकि घर की जो बड़ी लड़कियां हैं वो पढ़ सकें और घर की जो अन्य महिलाएं वो काम पर जा सकें। अब देखो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोहरा बोझ, इससे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीएफ 2005 में भी दोहरे बोझ का जिक्र किया गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो दोहरा बोझ क्या होता है, मैं अपनी भाषा में आपको बता देती हूँ। घर का काम प्लस बाहर का काम, ये हो गया दोहरा बोझ। जैसे अगर किसी घर में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं बाहर का, ठीक है, कोई घर है उसमें क्या है, महिला जो है वो टीचर है और जो पुरुष है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं। तो महिला सुबह उठेगी 5 बजे, घर का सारा काम करेगी, रोटी पानी और जो भी उसको मतलब झाड़ू पोछा सब करेगी। फिर वो स्कूल जाएगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर वो स्कूल से आएगी तो वो अपने बच्चों को नहलाएगी धुलाएगी, जो भी सुबह काम वो छोड़ के गई है वो सारा करेगी, उनका होमवर्क कराएगी, उनको खाना खिलाएगी। फिर वो शाम के खाने की तैयारी करेगी। ठीक है, तो वो सुबह से शाम तक वो लगी हुई है। जबकि पुरुष क्या करेगा, उसको कंपनी में जॉब करने जाना है तो वो सुबह सुबह के 7 बजे उठेगा, अपना नाश्ता करेगा, कंपनी में काम करने के लिए चला जाएगा और शाम को 6-7 बजे जब वो आएगा तो वो थोड़ी देर आराम करेगा क्योंकि वो कंपनी में काम करके आया है, और फिर वो सो जाएगा, सुबह को उठ के फिर वो वापस काम पर जाएगा। तो महिलाओं के लिए कैसा होता है, दोहरा बोझ।
घर का भी काम और बाहर का भी काम, जबकि पुरुषों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, और अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं और पुरुष भी थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प वो महिलाओं की करते हैं। ठीक है, यही देखो ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है, आगे कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए। जो जो इंपॉर्टेंट था, जो जो पेपर में आ सकता था, वो सब मैंने बता दिया है। अब हम इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, जो आपके सी टेट के एग्जाम में 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों बालवाड़ी यानी क्रैच सुविधाएं अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। कितने से अधिक है? 30 से अधिक। मैंने अभी बताई ना आपको, 30 से अधिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 38 आया है इससे संबंधित, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। 38, 37, 38। देखो ये भी इसमें दिया गया है। अब देखो सारे शब्द मैंने इसमें बताए, रूढ़िबद्ध धारणा भी बताई आपको, रूढ़िवादिता भी, रूढ़िबद्ध धारणाएं या रूढ़िवादिता एक ही बात है। ठीक है, पूर्व धारणाएं भी मैंने आपको बता दिया, भेदभाव कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया, असमानता भी। तो अब हम इसका मिलान करेंगे कि जो ये शब्द दे रखे हैं उनका संबंध कौन से उदाहरण से है। अब देखिए जैसे इसमें दे रखा है भेदभाव, भेदभाव का संबंध किससे है? भेदभाव का संबंध है आपका थर्ड से। महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती है। ठीक है, शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं जो है वो जॉब नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें शादी के बाद वो गर्भवती हो जाती हैं और फिर उनको बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ती रहती है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है रहती है और वो कभी बाहर जा ही नहीं पाती है। नेक्स्ट बोला गया है असमानता। असमानता कैसे है? समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन। जो महिलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सस्ती मजदूर होती हैं। ज्यादातर जो स्कूल होते हैं उनमें महिलाओं को रखा जाता है, क्यों? क्योंकि महिलाएं कम पैसे में भी काम कर लेती हैं। ठीक है, अगर उस काम के पुरुष 10,000 रुपए लेगा तो महिलाएं उसको 6-7 हजार में भी कर लेती हैं। और क्या होता है, जैसे मजदूरी के लिए ले जाते हैं, जैसे महिलाओं को किसी का घर मकान बन रहा है या किसी काम के लिए महिलाओं को ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर पुरुष को दिन का 500 रुपये देंगे तो महिलाओं को केवल 400 रुपये ही देंगे, क्योंकि महिलाएं वजन वगैरह का काम नहीं करती हैं, तो महिलाओं को कम दिहाड़ी पर ले जाते हैं लोग। ठीक है, यानी कि उसी पूरे ही दिन का 8 घंटे का अगर आदमियों को 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है, अगर पुरुषों को 500 रुपये मिल रहा है तो महिलाओं को कितना मिलेगा? कुल 400 रुपये। यानी कि महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं पुरुषों के मुकाबले, है ना। तो ये क्या है? ये एक गलत चीज है। सी है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता होती है कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी हैं। ये क्या है? ये धारणा चली आ रही है और हमेशा से ही चली आ रही है कि लड़कियां कैसी हैं? लड़कियां खाने बनाने में अच्छी हैं और ये सारी चीजें। डी है ऑप्शन कि ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। ये क्या है? ये पूर्व धारणा है, यानी कि हमने पहले से ये मान लिया कि जो गांव के लोग हैं वो कैसे हैं? अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है, जो कि जो धारणा है ये गलत है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे और आप सी टेट का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपकी 6 से और 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना या मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना। उनको बता देना कि एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता पर फ्री में सारी वीडियो उपलब्ध है, सीरियल वाइज है, एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है। ठीक है, जो भी आपको देखना है देख सकते हो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके जाना, बिना लाइक करे कोई मत जाना। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है प्लीज लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना है इस कंटेंट से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी कमेंट के रिप्लाई जरूर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।